भेड़े और भेड़िए, इसमें कुछ भेड़िए हैं, उनके माध्यम से हमारी जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, उस पे टिप्पणी की गई है, उस पर व्यंग किया गया, ठीक है। we'll get so much point to discuss in between, we'll get so much new analysis about our शासन व्यवस्था एंड ऑल, ठीक है। तो स्टोरी इज क्वाइट डिफिकल्ट कि समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, थोड़ी दिक्कत आए, बट ऐसा कुछ नहीं है। और सुन लो, एक बार में अगर स्टोरी जो अभी पढ़ा रही अब भी नहीं समझ में आई तो बार बार कितनी भी कोशिश करो ना, नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो बेटर है कि अभी एक बार ध्यान से पढ़ो, ठीक है। पहले मैं हरिशंकर परसाई जी के बारे में पढ़ देना चाहती हूँ। श्री हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नाम की साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली। 10 अगस्त 1995 10 अगस्त 1995 में इनका निधन हो गया। परसाई जी व्यंग लेखक हैं। मैंने बताया व्यंगपूर्ण कहानी का मतलब क्या होता है। उन्होंने सामाजिक और राजनैतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषण पर करारा सटीक व्यंग किया है। सामाजिक और राजनीतिक, सामाजिक जीवन क्या होता है, जिसमें हम रहते हैं वो हमारा सामाजिक जीवन है। राजनीतिक जीवन पे राजनीतिक जीवन मतलब जो भी हमारे पॉलिटिक्स में चलता है, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषण पर करारा सटीक व्यंग किया है, ठीक है। परसाई जी की भाषा का एक खास अंदाज है, जिसके कारण वह पाठकों के मर्म को छू लेती हैं। हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिल फिरे, जैसे उनके दिन फिरे। भोला राम का रानी नागफनी की कहानी, तट के खोज, ज्वाला और जल उपन्यास, ज्वाला और जल उपन्यास, तिरछी रेखाएं संस्मरण, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र तथा शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौर, निबंध संग्रह उल्लेखनीय है। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्होंने कई तरह की रचनाएं, कुछ निबंध लिखे, संस्मरण लिखे, निबंध लिखे, उपन्यास लिखी, कहानियां लिखी। उन्हीं में से एक कहानी है तुम्हारे पास, भेड़े और भेड़िए। क्लियर? So I'm going to start reading. और बिल्कुल बेईमानी कोई नहीं करेगा, सब मैं पढ़ रही हूँ। कहानी आई थिंक थोड़ी बड़ी है, हाँ बड़ी कहानी है, तो हो सकता है एक दिन में कंप्लीट ना हो पाए, लेकिन बिल्कुल ईमानदारी से समझने की कोशिश करो सब, ठीक है। भेड़े और भेड़िए, पेज नंबर 57। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया, और वह आया, ठीक है। एक पैराग्राफ पढ़ाऊंगी, उसकी डिस्कशन करूंगी, समझाऊंगी, क्योंकि पूरी के बाद ये समझ में नहीं आएगा। एक बार एक वन में कुछ पशुओं का एक झुंड था। उन्होंने आपस में ऐसा डिसाइड किया कि अब तो हम सब साथ रहने लगे हैं, अब की लाइफस्टाइल पूर्णतया डेवलप हो चुकी है, हम लोग परिपक्व हो चुके हैं, तो अब आपस में ऐसी शासन व्यवस्था अपनाई जाए जिससे एक सुचारू रूप से कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था के अनुसार
ठीक है। उन्हें लगा एक अच्छी शासन जिसमें जिसमें सभी को समान सुरक्षा निरोध क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। अब पूरे के समूचे पूरे के पूरे पशु समाज में ऐसी परिवर्तन की लहर दौड़ गई कि चलो अब एक नई शासन व्यवस्था अपनाई जाएगी। नए इंदु, माय वॉइस इज नॉट क्लियर, वेट। कहो, मीना यादव का फोन आ रहा है बार बार। वो बड़े खुश हो गए, सारे के सारे पशु पशु सब प्रसन्न हो गए कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का अब स्वर्ण युग आ गया है। सभी ने सोचा कि एक ऐसी नया व्यवस्था बनेगी, शासन व्यवस्था बनेगी कि हम सबको समान अवसर प्राप्त होंगे, सबकी सुरक्षा होगी और सभी आराम से, प्रेम से, सहयोग से रह सकेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं उनमें उसमें भेड़ें बहुत थी, निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है। यह कहानी जिस वन प्रदेश से संबंध रखती है वह एक ऐसा वन है जहां बहुलता किसकी है? भेड़ों की। जहां बहुलता भेड़ों की है और वह भेड़ें अत्यंत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु हैं, निर्दोष, जो कि घास ही खाती हैं और उसको भी फूंक फूंक कर खाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए, न मारे, सब जिए और जीने दें। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। क्या सोचा उन्होंने? तो भेड़ों ने सोचा, भेड़ें ज्यादा थी तो उन्होंने सोचा कि चलो हम बताते, बहुमत से बनना सरकार, कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। अभी तक क्या था, कोई एक शासक नहीं था, बड़े पशु छोटे पशुओं को मारकर खा जाते थे। तो उन्होंने सोचा चलो अब ऐसा ऐसा समय आ गया है कि हम अपने, मतलब जिसको हम चाहते हैं, अपने मतों से अपना प्रतिनिधि चुना जाएगा और कोई जीवधारी किसी जीवधारी को न सताएगा और नहीं मारेगा, सब जिएंगे और जीने देंगे, सुख शांति, स्नेह, बंधुत्व और समाज जो हमारा पूरा एक प्रेम पर आधारित होगा, शांति व्यवस्था होगी। तभी तो इसको बोला उन्होंने कहा सुख शांति, सुख समृद्धि सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और वह आया। तभी कहा गया था ना, ऊपर कहा गया है कि उन्होंने सोचा कि अब क्या है, भेड़ें बेचारी बड़ी निकृष्ट प्राणी की तरह वहां रहती थी, बहुत ओके कह रहती थी। तो उनको लगा कि अब जब हम अपने द्वारा अपने मन से एक अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तो अवश्य ही हमारी बात सुनेगा और हमारी सुख समृद्धि और सुरक्षा का ध्यान देगा। इसके ठीक पहले ऊपर वाला पैराग्राफ था, जिस प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं। इसका मतलब जिस वन प्रदेश की यह कहानी है उसमें भेड़ों की संख्या अधिक थी, तो भेड़ों के चारित्रिक विशेषताएं वो अत्यंत मृदु स्वभाव की थी, कोमल स्वभाव की थी, विनयी थी, हाँ, खाती थी वो भी फूक फूक कर। ठीक है, केवल घास खाती थी वो भी फूक फूक कर। उसके बाद बताया है नेक्स्ट पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ में, कि भेड़ें अत्यंत प्रसन्न थी क्योंकि वह अब ये सोचने लगी कि अब हमारे सुख समृद्धि और सुरक्षा का समय आ गया है, सुख समृद्धि का समय आ गया है। अब हम अपने मत से चुन करके अपना शासक बनाएंगे तो हमें कोई परेशान नहीं करेगा।
नेक्स्ट पैराग्राफ। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, और उन्होंने कानून बना दिया कि किसी पशु को कोई पशु किसी को न मारे। तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? इधर भेड़िए भी डरने लगे। भेड़िए क्योंकि अधिक थी तो बड़ी खुश हो गई कि अब हमारा प्रतिनिधि चुना जाएगा। भेड़िए डरने लगे कि वो जानते थे कि भेड़ों की संख्या अधिक है भेड़ों की संख्या अधिक है तो अवश्य ही भेड़ों का के बहुमत से कोई ऐसा शासक चुना जाएगा जो कि भेड़ों को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। और पक्का ऐसा ही कानून बनेगा कि कोई किसी को न मारे और न खाए। तो क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? जो जो चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। जो जो चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। अब यहाँ से मेन कहानी शुरू हुई। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है, तब ये सियार हड्डियों में फंसे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़ियों के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उनकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उनकी जय बोलते हैं। ठीक है, यह जंगल में एक वो है, बताया है कि हर भेड़िए के पास, अब देखो यहीं से व्यंग भी शुरू हुआ, ध्यान दो। ठीक है, ये हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है, तब ये सियार कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उनकी जय बोलते हैं। देखो क्या है, देखो सबसे पहले तो कहानी है, किसी भी पार्टी को लेकर आप सब नहीं जाएंगे। आजकल बच्चों में भी मैंने देखा है कि अरे ये पार्टी वो पार्टी, ये वो खूब होने लगता है। कुछ भी नहीं करना है ऐसा, है ना? कुछ भी करने को सामान्य राजनीतिक जीवन से अगर जोड़ो, हाँ हाँ क्या है, सामान्य राजनीतिक जीवन से जोड़ो, तो जिस तरह देखो कि एक बड़ा नेता होता है और उसके चारों ओर कुछ छोटे ये होते जरूर हैं जो कि उनके दिए हुए राशन पानी में अपनी जिंदगी चलाते, समय पर उनका जय जयकार करते रहते हैं, उनका बखान करते रहते हैं। होता है ना ऐसा, जो लिखा है, उनकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उनकी जय बोलते हैं। ठीक है, टर्न द पेज। तो बूढ़े भेड़िए ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुखचंद्र पर के बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं, कि आप इतने चिंतित क्यों हैं? बूढ़े सियार ने पूछा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? तुझे क्या मालूम नहीं, वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है। अब हमारा राज तो गया। भेड़िया तो चिंतित था ही कि भेड़ों के बहुमत से सरकार बनेगी, उन्हीं का जो प्रतिनिधि होगा वह चुना जाएगा। अब तो हमारा मामला खत्म। ठीक है, सियार ने दांत टिपोकर कहा, हम जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं और आपके
बताते। अच्छा, मैं तुम लोगों को ये बता रही थी ना कि देखो जब ये लोग वादे करते हैं राजनीतिक लोग, कोई भी राजनेता, कोई भी एक जो प्रतिनिधि होता है, ये करवाएंगे, घर बनवाएंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, वह गलत नहीं होता है। लेकिन उनके पीछे पीछे उनके कुछ चाटुकार ऐसे भी होते हैं जो हमेशा उनका एक मुख्य कार्य बस ये होता है, उनको पथभ्रमित करते रहना, उनको पथभ्रमित करते रहना, उनको ऐसा रास्ता दिखाना कि घूम फिर के किसी भी तरह मामला गड़बड़ होता रहे। और केवल कोई बंदा अपने दिमाग से चले तो सही चले, 10 लोगों के दिमाग से चलता है तो वह जरूर ही गड़बड़ होता है सब कुछ। हुआ वही। हाँ, अगर भेड़िए तब भी चुपचाप रहते तो ठीक था, उनको इख्तियार भी कुछ मिल गए, उनको पदभ्रष्ट करने के लिए। तो होता ऐसा ही है, जो चाटुकार और जिनको हम लोग चेले कहते हैं, चेले चपाटे आगे पीछे घूमते रहते हैं, वो उनका कार्य ही यही होता है, अगले को इस दिशा में ले जाना कि मेरा उल्लू सीधा होता रहे। ऐसा ना हो कि अगले का ही जो हमारा प्रतिनिधि है उसी का उल्लू सीधा हो, हमारा उल्लू जरूर सीधा होता रहे और उनका अगले का काम बने चाहे न बने। तो उसने क्या कहा, पहले तो बड़े आराम से मुझ पूछा कि मुखचंद्र पे चिंता की लकीरें क्यों हैं, ये क्यों है, वो क्यों है। अब क्या, अब शुरू किया उसने अपना मुख्य कार्य। सियार ने दांत निपोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हम आप तो हमारे तो माई बाप आप ही हैं। हमारे तो माई बाप आप ही हैं, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। देखो चाटुकारिता। नेक्स्ट, भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है, सूखी हड्डियां भी जमाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर न जानने का नाटक करना रहा था। तो सियार शेर न हो गया होता, जानता सब था, लेकिन ना सियारों की जो एक जाति होती है वो केवल चाटुकारिता पर निर्भर होती है। और वह जानता था कि भेड़िया क्यों परेशान है, लेकिन जानकर अनजान बनने का ढोंग कर रहा था। और अगर यह ढोंग उसको करना ना आता, यह ढोंग उसको करना ना आता तो वो शेर न बन गया होता, है ना। आगे, अगर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात, आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई। गड़बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाएं भी कहाँ। देखो अभी तक देखो, भेड़िए के दिल में कोई भी खोट नहीं आया है, वो भेड़ों की बहुलता देखकर डरा हुआ जरूर है, डरा हुआ जरूर है, लेकिन उसके मन में ये बात अभी तक नहीं आ सकी है कि कैसे कोई कूटनीति चली जाए, कैसे ऐसी कूटनीति खेली जाए कि पासा पलट के हमारे हाथ में आ जाए, है ना। अभी तक भेड़िए का दिमाग यहाँ नहीं गया है, चिंतित जरूर है, पता जरूर है उसको कि भूखे मरना है, ये भी जान चुका है कि भेड़ों की बहुलता है, शासन व्यवस्था उन्हीं की आएगी, प्रतिनिधि उन्हीं का चुना जाएगा, न्याय व्यवस्था उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के भले के हिसाब से बनेगी। लेकिन डर कर बैठा हुआ है, सोच नहीं रहा है, किसी भी कूटनीति को परिणाम नहीं देना चाहता। अब सियार उसको भड़का कर एक नया एक नया सांग रचता है, और इस नए सांग से, इस नए खेल से सारी की सारी राजनीति का पासा पलट जाता है। जो होना है वो नहीं हुआ, और आगे क्या हुआ ये देखो।
सियार ने कहा, मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी शेर और रीछ को ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहां भी कोई नहीं पूछता। तो सियार ने खूब सोच कर कहा, अजायब घर में चले जाइए, देखो आया है शेर भी दूसरे मकसद से, और उसका खून और खौला रहा है। भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी जगह नहीं है, सुना है वहां तो आदमी रखे जाने लगे हैं। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया। उसने एक आंख बंद की, नीचे के ओठों को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक आकाश की तरफ देखने लगा। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो। भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है, अरे हमारी जाति कुल 10% है और भेड़िए तथा अन्य छोटे पशु 90%। ठीक है, भेड़े और अन्य छोटे पशु 90%। भला हमें काहे को चुनेंगे? अरे अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंपती है? मगर हाँ, ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। ठीक है, अब जो सियार चाहता था वह भेड़िए से करवाने को उसे उत्साहित करने लगा। भेड़िया अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठा था, किसी भी कूटनीति में नहीं शामिल था, कैसे क्या किया जाए। लेकिन ये शियार, क्योंकि देखो अगर भेड़िए को न मिलता कोई खाना पीना दाना पानी, उसका जंगल से उड़ जाता तो शियार का भी उड़ जाता। अपनी व्यवस्था बनी रहे, इसलिए शियार ने क्या किया, भेड़ियों को भड़काना शुरू किया। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीले में रंग दिया, दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे में। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे सियार हैं। आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूम कर कहा सियार ने भेड़िए का हाथ चूम कर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप भी बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई, कंठी मतलब माला, मुंह में घास के तिनके खोस दिए और बोला, अजायब घर मतलब चिड़ियाघर वेदिका। मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। बोला, अब आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी। वहां बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। ठीक है, अब भेड़िया केवल सियारों के हाथ की कठपुतली बन गया। अब जैसा जैसा सियार कहते जाते वैसा वैसा अपने अपने वर्चस्व को बचाने के लिए भेड़िए को करता जाना पड़ा। वो केवल वही करने के लिए मजबूर हो गया जैसा सियार उसको रास्ता दिखा रहे थे। और ये भी कहा कि वहां बहुत सारी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम, तो किसी को तोड़ मत खाना। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं,
आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, टर्न द पेज, विचारक है, कवि भी है, लेखक भी। यह नीला सियार नेता और पत्रकार है, और यह हरा धर्म गुरु। बस अब चलिए, जरा ठहरो। भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये सब तो सुना है, बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों बात काट कर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं है, रंगे हुए हैं महाराज। अब चलिए, देर मत करिए। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक, सिर झुकाए विनय की मूर्ति। अब उसको कहा गया था ना कि बिल्कुल शांत स्वभाव के बन के चलना, तो वह सिर झुकाए विनय की मूर्ति बन के बिल्कुल आराम से धीरे धीरे गंभीरता पूर्वक चल रहा था। उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़े इकट्ठी हो गई थी उस संत के दर्शन के लिए, जिसकी चर्चा इधर जब यह यहाँ पे नौटंकी खेल रहा था सियार, उधर सियार के कुछ बूढ़े सियार के कुछ चमचे जाके भीड़ों और मासूम अन्य छोटे पशुओं के बीच में यह चर्चा फैला चुके थे कि कोई संत आने वाला है आप सबको दर्शन देने, और आपका उद्धारक वही है। अब आप तुम सबको उद्धार वही करेगा, तुम सबों के हितों की रक्षा तुम सभी के वही करेगा। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहाँ बैठे बैठे बड़े सियारों ने की मैंने भी जय ध्वनि की। भेड़ों ने देखा तो वो बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया है। तब बूढ़े सियार ने उन्हें रोक कर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं, उनको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों से में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं, उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका हुआ है, सो झुका ही हुआ है। परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे की ही बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पांव में कांटा लग गया, तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला, दांतों से। पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा, तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। अंत्येष्टि क्रिया मतलब अंतिम क्रिया। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं, अब आप उनसे भय मत करें। देखो, दांतों में घास के तिनके खोसे ही इसलिए थे दिखाने के लिए कि अब ये घास खाने लगे हैं। उन्हें अपना भाई समझे, सब मलकर बोलो, संत भेड़िया की जय। भेड़िया बेचारा चुपचाप बैठा है, और उसका ये चमचा सियार जो है, उसका महिमा मंडन उसकी करता चला जा रहा है। हाँ, वही देखो कैसे तुम लोग। अब मैंने तुमसे क्या कहा, किसी विशेष पार्टी को देख करके बातें नहीं करनी है, ठीक है? क्या होता है, हर इंसान देखो, जब भी कोई राजनीतिक जीवन में कदम रखता है, तो वो मुझे जहां तक लगता है, वो यही सोच के रखता है कि हाँ, मुझे जनता की सेवा करनी है, के हित के बारे में सोचना है। लेकिन जो उनके चमचे, उनके साथ रहने वाले निचले तबके के लोग, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा ऐसा न हो कि मेरा काम बिगड़ जाए, तो उनको पथभ्रष्ट करते हैं, उनको भ्रमित करते हैं, गलत राह दिखाते हैं। और इन सारी चीजों में पिसता कौन है? हम सब आम जनता। हम सब आम जनता, हम सब बेचारी आम जनता पिस
देते हैं, क्योंकि उन दोनों के आपस में खेल में हमारा तो गया। अगला चाहेगा कि मेरा काम बनता रहे, वो चाहेगा कि ठीक है अगर ये सब का है तो पक्का। अब वो तो एक मूक दर्शक की तरह भेड़िया बेचारा बैठ गया। तो ये और ये सब सारे जो सियार के सबका समूह आया था, वो सब क्या किए, इनका महिमा मंडन करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, भोली भाली भेड़ों को और जनता को फंसाते जा रहे हैं। यही होता है, एक व्यक्ति जो जिसको आपका प्रतिनिधि चुना जाना है, वह आपसे तो अगर 2 वादे करना चाहता है कि 2 वादे पूरे करेगा, लेकिन वह तो 2 वादे ही बोलेगा, लेकिन जो उनके जो चेले चपाटे आगे पीछे इधर उधर चाटुकार लोग हैं, वो 10 और जोड़ देंगे गलत सही। जनता की उम्मीद बन गई कि 12 बातें तो पूरी करेगा ही, जबकि मेन आदमी ने तो केवल 2 ही बातें की थी। ये 10 तो अनर्गल थी जो उसके पीछे से अपना महिमा अपने प्रतिनिधि का महिमा मंडन करने के लिए उनके चाटुकारों ने जोड़ी थी। बस यही परिदृश्य है, इसी को दिखाने का प्रयास अपनी कहानी के माध्यम से परसाई जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे हैं। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भीड़ों को देख लेते हैं और टपकती हुई लार को गुटक जाते हैं। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखार विंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेम वश उनका हृदय भर आया है, वे गदगद हो गए हैं। भावातिरेक, भावातिरेक का मतलब होता है भावों का अतिरेक। उनका मन इतने सारे निर्मम भावों से भर गया है कि वह बोलेंगे तो रो पड़ेंगे, वह बोलेंगे तो रो पड़ेंगे। भावातिरेक, अतिरेक, भाव का अतिरेक। भाव अतिरेक मतलब किसी चीज की अधिकता। भावातिरेक से उनका कंठ भावातिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, वे बोल नहीं सकते। अवरुद्ध मतलब रुक जाना, वे बोल नहीं सकते। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें ना पहचान पाए होंगे, पहचान है जो हमें सदुपदेश, सद धन उपदेश से बनना है। सदुपदेश मतलब अच्छा उपदेश, ऐसा उपदेश जो कि हमारे हित का हो। ठीक है, सत्संग, ऐसा संग, अच्छा अच्छे लोगों का संग, ऐसे लोगों का संग जिससे हमारा भला हो, ऐसे सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। ये पीले विचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, नीले नेता हैं और स्वर्ग के पत्रकार हैं और हरे वाले धर्म गुरु हैं। अब कविराज को स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी, पीले सियार को हुआ हुआ के सिवा तो कुछ और आता ही नहीं था। हुआ हुआ चिल्ला दिया, शेष सियार भी हुआ हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आग के इशारे से शेष सियारों को मना किया और चतुराई से बात को यूं कहकर संभाला, भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग, कैसे समझ सकते हैं। अरे कवि की बात तो सबकी समझ में नहीं है ना, समझ में आए तो वह कवि कहेगा। कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे पृथ्वी पर भेड़िया। हे भेड़िया जी महान, हे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करती है और रात्रि आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर, लक्ष लक्ष मतलब लाखों खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके आपके चरणों में एक शूद्र का प्रणाम। शूद्र मतलब बहुत ही मैं छोटा इंसान हूँ, यह दिखाना। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा भगवान ही कर सकते हैं। भेड़ें कोमल हैं, निर्बल हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िए बलवान हैं, इसलिए उनके हाथ में अपने हितों को छोड़ निश्चिंत हो जाओ। अब अपने सही मुद्दे पे वो आ गया।
कि भेड़ें अत्यंत कमजोर हैं, मासूम हैं, हाँ, और वह बेचारी एक क्षुद्र प्राणी की भांति रह रही हैं, निर्बल हैं। भेड़िए बलवान हैं, तो और सुधर भी चुके हैं, बलवान हैं और सुधर भी चुके हैं। तुम्हारे प्राणों को इनका कोई भय नहीं है, तो क्या करो, अपने आप को भेड़ियों के हाथ सुपुर्द कर दो। वे भी तुम्हारे भाई हैं, आप एक ही जाति के हो, तुम वह भेड़, वह भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाए। अरे खाते तो और हैं, हड्डियां उनके द्वार पर फेंक जाते हैं, वे व्यर्थ बदनाम। अब देखो, अब यहाँ पे जनता अंधी हो गई, यहाँ पर जनता अंधी हो गई, मतलब खुद ही वो भुक्तभोगी है। भेड़ियों ने भेड़ों को खाया तो होगा ही, और भेड़ें जानती होंगी, लेकिन अब वह मंत्र खुद ही भुक्तभोगी हैं, लेकिन सब बातें भूल गईं और इस बात पर विश्वास करने लगी कि खाते और हैं, हड्डियां उनके द्वार पर फेंक जाते हैं, ये व्यर्थ बदनाम होते हैं। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे, भेड़िए बलवान होते हैं, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो वह डटकर लड़ेंगे। इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िया की जय। फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहाँ सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वो वहाँ वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़ियों को वोट दो। वे दानी है, परोपकारी है, संत है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। कहानी यहीं पे पहले समाप्त होती है, ठीक है। देखो आगे की बात है वह, और मुख्य व्यंग शुरू होता है वहां पे। यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपने हित रक्षा के लिए किसको चुना? भेड़ियों को चुना। और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए। प्रतिनिधि कौन बन के गया? भेड़िए गए उनके हितों की रक्षा के लिए। और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बन गए। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया, हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए एक भेड़ का मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़, शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना अच्छा है तो आधी भेड़ दी जाए। एक दिन का भी इंतजार नहीं हुआ। जैसे ही अपने प्रतिनिधि चुने गए, अपने स्वार्थ में फिर से पुनः लिप्त हो गए और नियम कानून वही बनाया गया जो उन भेड़ियों और सियारों के हित की रक्षा के लिए था। उनको क्रमशः भोजन मिलते रहने के लिए था, जिसका भय भेड़ियों को, बूढ़े भेड़िए को खाया जा रहा था और वह जिसके कारण डरा हुआ था। स्वार्थ सिद्धि उनकी हो गई। पंचायत के प्रतिनिधि चुन लिए गए, शासन व्यवस्था भेड़ियों की आ गई। हर्ष की लहर दौड़ी थी इसलिए हर्ष की लहर दौड़ी थी इसलिए कि सोचा था उन्होंने कि अब हमारे हित का कानून बनेगा। कलरव कलरव है